हिंदी की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी संतोष धन। उषा कश्यप जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर रहकर रिटायर हुई हैं और हिंदी की एक श्रेष्ठ लेखिका हैं। उनका कहानी संग्रह सार्थक होने का एहसास, जिस पुस्तक में से मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ, आज से 30 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। तो शुरू करें उषा कश्यप जी की कहानी संतोष धन। लो, 5 दिन के 45 रुपये 50 पैसे। आज तक का हिसाब हो गया। अब नया मस्टर रोल आने पर काम मिलेगा। मैंने पे बिल पर लीला का अंगूठा लगवाते हुए कहा। लाल रंग की काली कन्नी वाली मैली कुचैली, काले कपड़े के बजाय 2 सफ़ेद पैबंदों वाली धोती पहने छरहरे बदन की सांवली सी लीला पैसे पल्लू में बांधती हुई बोली, बाबूजी हम पर मेहरबानी करो, हमको छुट्टी मत देओ, हमारे मर्द की कमाई में हमारा गुजारा ना ही चलत। मैंने कहा है ना कि 2-3 दिन में नया मास्टर रोल आने पर लगा दूंगा, जरा क्रोध भरे स्वर में मैंने कहा। दिल्ली में ओवरसियर के पद पर कार्य करते हुए मुझे लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। इन 5 वर्षों में मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ क्रोध। विद्यार्थी जीवन में मैं जितना शांत स्वभाव का था, अब उतना ही चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव का बन गया हूँ। क्यों? इसकी गहराई में जाने का मैंने कभी प्रयत्न ही नहीं किया था। फिर शायद इस अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए समय ही नहीं मिल पाता। लीला मेरे क्रोधित स्वर को सुनकर जा चुकी थी। पिछले 1 वर्ष से वो इसी प्रोजेक्ट के निर्माण पर मेरे अधीन काम कर रही है। वैसे तो बहुत से श्रमिक सब परिवार यहाँ काम करते हैं, लेकिन न जाने क्यों लीला से कुछ सहानुभूति सी है। शायद यहीं पर चौकीदारी का काम कर रहे उसके पियक्कड़ और जुएबाज पति की स्थिति को जानने के कारण मुझे उसके 3 छोटे छोटे बच्चों पर दया सी आ जाती है। लेकिन ऐसे तो कई मजदूर हैं, तो फिर क्या, जिसके लिए मेरे मन में करुणा है उसका उदास चेहरा या उल्लास भरी आँखें? मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। प्रतिदिन मेरी नज़र उन मजदूरों की एक कोने में लगी झोपड़ियों की कतार पर चली जाती है। सर्दी से बचने के लिए लगाए गए बोरी के टुकड़े जब हवा के तेज झोंकों से हिलते हैं तो बरबसी मिट्टी का चूल्हा, 2 कांसे के बर्तन और टूटा कनस्तर ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 2-1 मजदूरों ने पास वाले पुलिस थाने से म्यूनिसपैलिटी की गाड़ी में आए छेदों वाले टिन के टुकड़े हथिया लिए हैं ताकि अपने सामान को साहब की नज़रों से बचा सकें। लेकिन मैं अपनी दिनचर्या से आंखें कैसे चुरा सकता हूँ? ठेकेदारों के साथ धूप में बैठकर मलाई वाली चाय के साथ पनीर के पकौड़े गटकते हुए मेरी नज़र अपने आप ही खाट के नीचे फटी धोती के झूले में पड़े नादान बच्चे का पीछा करने लगती है। अधबनी दीवारों के आसपास आइस पाइस खेलते हुए बच्चे, इमली के गिट्टकों को तोड़कर चक्कन पो में एक दूसरे को हराते हुए और इस टापू में लाइन पर पैर आ जाने की वजह से लड़ते हुए बच्चे अपने आप ही तो मेरी नज़रों को बुलावा देते हैं। न चाहते हुए भी मुझे अपना अभावपूर्ण बचपन याद आ जाता है। अच्छा हुआ नए मास्टर रोल की खबर आ गई। अगली सुबह फिर से सबको काम पर लगा दिया है। एक बार फिर लीला के चेहरे पर हंसी की धूप खिल उठी है। जीवन चक्र फिर से आरंभ हो गया है। वही प्रतिदिन की तरह श्रमिकों की अटेंडेंस, कुछ देर से आने वालों को ए लगाने की धमकी देकर धूप में मलाई वाली चाय की दिनचर्या एक स्वचालित घड़ी की तरह अपने आप चल रही है। अचानक 3 बजे के करीब लीला को अपने टेबल के सामने पाकर अपने आप ही बोल फूट पड़े हैं। क्या बात है, अभी 5 नहीं बजे हैं? कोई छुट्टी नहीं मिलेगी? कल बड़े साहब आ रहे हैं, आज सबको देर से जाना है। शायद प्रश्न अपेक्षित था कि किसी बच्चे को दवाई दिलवानी है। ना ही बाबूजी, हम छुट्टी ना ही मांगत, आप हमार 10 रुपया रख लियो, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके बीमारी की ताई गांव भेजना चाहत हैं, लीला ने कहा। लेकिन मैं तुम्हारे पैसे क्यों जमा करूं? तुम अपने पास रखो या अपने आदमी को दे दो, मैंने लापरवाही से कहा। बाबूजी, इस टूटी झुपड़िया में कहाँ संभालत रहीन? मरद तो शराब और जुआ में मस्त रहत है। गांव से चिट्ठी आवत रहीन कि हमरा सास बीमार हैं, पर उसे परवाह कहाँ। मैंने पहले सोचा कि उसे किसी और मजदूर के पास जमा करने के लिए कह दूं, लेकिन फिर स्वयं ही इसकी निरर्थकता को सोच लिया था। उसे बैंक में जमा करने का सुझाव देना तो समझो एक अबोध बालक को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के समान है। ऐसी स्थिति में उसे निराश न करने के विचार से मैंने वो नोट थाम लिया था।
प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने के लिए काम जोरों से शुरू हो गया और पहली बार जब रात को देर तक रुका तो जाने क्यों अपने विलासी जीवन की तुलना में उनका अभावपूर्ण जीवन बेहतर सा लगा। दिन भर जमीन खोदते, ईंटें ढोते, चिनाई करते, सरिये लगाते ये सभी स्त्री पुरुष काम करते हुए थक जाते तो प्याज के साथ सुबह पड़ी रोटी खाकर आग सुलगा लेते। सर्दी से बचने का और दिन भर की थकान दूर करने का यही माध्यम था उनके पास। कच्ची शराब पीकर कुछ मजदूर अपने लोकगीत गाने लगे। शराब की गंध से मतली सी आने को हुई, लेकिन उनके नाच गान के हर्षोल्लास में मैं उससे टाल गया। मेरी आंखों में उनकी गरीबी की नग्नता और प्रसन्नता दोनों ही एक प्रश्न बनकर उभर रहे थे। इतनी निर्धनता और इतनी खुशी। एक बार फिर अपने बचपन की यादें मुझे झंझोड़ने लगी थीं। मैं बौद्धिक स्तर पर सोचने लगा कि शायद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 48% लोग इसी खुशी के कारण जीवित हैं। इसी के साथ मेरे मस्तिष्क के चित्रपट पर कई तस्वीरें उभर आईं। पेट्रोल पंप पर स्कूटर में पेट्रोल भरवाते समय एक छोटी सी बच्ची ने हाथ आगे कर दिया। दयावश मैंने चवन्नी उसके हाथ में रख दी। वही आंसू बहाती गिड़गिड़ाती बालिका मूंगफली खरीद कर भाग कर चली गई थी। राजधानी में जगह जगह पर चल रहे निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की टोलियां संध्या के समय सिर पर खाली कटोरदान, बगल में बच्चा, हाथ में बच्चे की अंगुली थामे हंसती हंसती तेज तेज कदमें बढ़ाती तो मेरे स्कूटर की गति धीमी पड़ जाती। लीला पिछले महीने में 4 बार मेरे पास पैसे देने आ चुकी थी। जैसे ही आज उसने फिर एक 10 का नोट मुझे दिया तो मैंने उसे बता दिया कि उसके 50 रुपये हो चुके हैं। मर्द जात में चालाकी कम नहीं। लीला को मेरे कमरे में आते देखकर चुपचाप बाहर आकर खड़ा हो गया था। अभी मैं पूरी तरह बात कर भी न पाया था कि एकदम आंधी की तरह अंदर आकर उसने 2 तमाचे लीला को दिए और मोटी मोटी गालियां देकर बोला, यहाँ क्या करत रहीन? हमसे कहत रहीन कि पैसा कहाँ से लाएं? यहाँ बैंक बनाइन हैं। इसके पहले कि मैं उसे डांटूं और कमरे से बाहर निकलने को कहूँ, लीला जोर से सिसक पड़ी। बाबूजी, यही की महतारी खातिर हम जोड़त हईं। हम आपन बच्चन का पेट काटत रहीन और इस पैसा को अगले हफ्ता सोहन के हाथ गांव में भेजन की सोचत रहीन। अपने पति की तरफ देखकर बोली, मार ले हमका कसाई, तो हार माई बीमार है। मैंने क्रोध में दोनों को बाहर निकाल दिया और 50 रुपये लीला के हाथ में थमा दिए। आदेश दिया, आगे से कभी मेरे पास पैसे जमा मत करना। तुम लोग आदमी हो कि जानवर? इस तरह लड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके पति का ध्यान बात पर नहीं पैसे पर था। चील की तरह झपट्टा मारकर लीला के हाथ में दबे पैसों को छीन कर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी और लीला के क्रंदन ने तमाशबीनों को इकट्ठा कर दिया। आज तो हम विदेशिया बोतल लावत रहीन और जुआ में इसको 200 रुपया बनावत रहीन। बड़ी आई मेरे माँ बाप की चिंता में घुलन को। उसका पति रात के अवशेष नशे में भूले जा रहा था। उसी लीला की हर्षोल्लसित आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ बहने लगी थीं। लीला का व्यवहार मेरे अंतर्मन को भींद गया। अचानक मुझे मेरे अपने परिवार से 200 मील दूर रह रहे वे बूढ़े माँ बाप बहुत याद आने लगे हैं, जिन्होंने स्वयं अभाव सहकर मुझे इस योग्य बनाया था। मेरा स्वार्थ, कैरियर का विचार मुझे उस छोटे से गांव से यहाँ खींच लाया। समय पंख लगाकर उड़ रहा है। ये कल की सी ही बात प्रतीत होती है, जबकि 5 वर्ष गुजर चुके। मेरा अपना एक छोटा सा परिवार बन गया था, पर मेरे बूढ़े माँ बाप का, जिनका मैं एकमात्र पुत्र हूँ, परिवार तो उजाड़ सा ही हो गया। लीला का अपने गांव वालों के लिए प्यार देखकर मेरे हृदय में भी अपने बाप के लिए प्यार का सागर उमड़ आया। फिर लीला के लिए मन में एक निष्कपट स्नेह भाव भराया। निरक्षर होकर भी कितनी योग्य है। तभी ठेकेदार के द्वारा 10 के नोटों का एक पुलिंदा मेरे सूटकेस में रख दिया गया है और मेरी विचार श्रृंखला टूट गई है। एक बार फिर मलाई वाली चाय और कहकहे शुरू हो गए हैं। काश कोई ऐसी घटना हो कि वो श्रृंखला सदा के लिए जुड़ी ही रह जाए। लीला तो फिर वैसे ही प्रसन्नचित होकर काम कर रही है। कहाँ से पाया है उसने ये संतोष धन? काश उसके संतोष धन की पिटारी मैं छीन लूं। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई एक बेहद सकारात्मक कहानी संतोष धन। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।